नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की यात्रा के कुछ बहुत ही अहम पड़ावों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। वो महत्वपूर्ण संशोधन जिन्होंने हमारे देश की आप कह सकते हैं कानूनी और सामाजिक दिशा ही बदल दी, सही कहा। और जिसमें काफी डिटेल में विश्लेषण किया गया है। हाँ मैंने भी देखा है, काफी अच्छा विश्लेषण है। तो आज हमारा इरादा है इन संशोधनों को मतलब परत दर परत खोलना, समझना कि ये क्यों हुए, इनका असर क्या रहा और ये हमारे संवैधानिक सफर के बारे में क्या बताते हैं। तो फिर शुरू करें। बिल्कुल। और इसमें देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा संविधान कोई कोई रुकी हुई चीज नहीं है। हाँ ये तो है। ये लगातार विकसित होता रहा है और ये संशोधन ये दिखाते हैं कि कैसे समाज की जरूरतें बदली, राजनीतिक सोच बदली और अज़ादुर ने कैसे उसको समझा। एग्जैक्टली और कैसे संविधान ने इन सबको अपने अंदर जगह दी। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो संविधान में बदलाव होता है जिसे संशोधन कहते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ दी गई है और ये आइडिया हमने लिया कहाँ से? हाँ तो ये संविधान के भाग 20 में है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368, ओके। हाँ और ये प्रक्रिया हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अच्छा, साउथ अफ्रीका। जी। और देखिए संविधान में संशोधन करने की ताकत संसद के पास है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1973 में। केशवानंद भारती केस। हाँ वही, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि देखो संसद की शक्ति तो है पर वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर ये बहुत सुनने में आता है, आसान शब्दों में ये है क्या? क्या कोर्ट ने बताया कि इसमें क्या क्या आता है? देखिए कोर्ट ने कोई ऐसी पूरी लिस्ट तो नहीं दी। अच्छा। लेकिन हाँ अलग अलग फैसलों से ये धीरे धीरे साफ हुआ है। जैसे इसमें लोकतंत्र आ गया, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग अलग। हाँ बिल्कुल। फिर धर्मनिरपेक्षता, देश की एकता, अखंडता, ये सब बुनियादी चीजें इसमें मानी जाती हैं। तो मतलब संसद संविधान बदल सकती है पर उसकी आत्मा नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही। आप कह सकती हैं कि संसद संविधान को बदल तो सकती है पर उसे खत्म नहीं कर सकती। उसकी जो पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। ये सिद्धांत एक तरह से संसद की पावर पर एक चेक है, एक ब्रेक। ये दिलचस्प है। और ये संतुलन की बात तो शायद शुरुआत से ही थी। पहला संशोधन तो 1951 में ही आ गया था, मतलब आजादी के फौरन बाद। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ उस वक्त देखिए सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी खत्म करना, भूमि सुधार लागू करना। और कई राज्यों के जो भूमि सुधार कानून थे उनको अदालतों में चैलेंज किया जा रहा था। अच्छा। तो इसीलिए पहले संशोधन से 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल जोड़ी गई। हाँ सुना इसके बारे में। इसमें डाले गए कानूनों को कुछ आधारों पर कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल हो गया। मकसद था कि भूमि सुधार जल्दी लागू हो। और साथ ही इसी संशोधन से आर्टिकल 15(4) भी जोड़ा गया। वो आरक्षण वाला? हाँ, जिसने सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन जैसे आरक्षण करने की इजाजत दी। यानी शुरुआत से ही सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए संविधान को अडेप्ट करने की कोशिश हुई। बिल्कुल। फिर 1956 का 7वां संशोधन भी काफी अहम माना जाता है, खासकर राज्यों के हिसाब से। हाँ वो दौर था जब भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था। फजल अली आयोग की सिफारिशें आई थीं। हाँ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। तो इस संशोधन ने भारत का नक्शा ही बदल दिया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये व्यवस्था भी आई कि एक ही व्यक्ति 2 या ज्यादा राज्यों का गवर्नर बन सकता है। अरे हाँ, ये तो आज भी है। जी बिल्कुल। अब जरा उस दौर पे आते हैं जहां संसद और न्यायपालिका के बीच थोड़ी खिंचतान दिखती है। 1970 का दशक, 24वां संशोधन और फिर केशवानंद भारती केस। हाँ वो एक बहुत निर्णायक दौर था। 1971 में आया 24वां संशोधन। इसके जरिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने ये कोशिश की कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन करने की अनलिमिटेड पावर है। अच्छा, अनलिमिटेड पावर। हाँ, ये असल में गोलकनाथ केस 1967 के फैसले को पलटने की कोशिश थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसला, जिसने इस अनलिमिटेड पावर पर लगाम लगा दी। हाँ बिल्कुल। केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी बेंच आज तक की। 13 जज। हाँ,
और फैसला ये आया कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसने 24वें संशोधन को तो वैलिड माना, मतलब संसद मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन ये सीमा लगा दी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छूना है। तो इसने एक तरह से संविधान की सुप्रीमेसी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मजबूत किया। बिल्कुल। इसी दौर में 42वां संशोधन 1976 भी हुआ। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? इसे लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान आया था और इसने संविधान में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव किए। अच्छा, क्या क्या बदला? बहुत कुछ। इसने प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। और ये प्रियम्बल में इकलौता संशोधन है आज तक। हाँ, ये तो याद रखने वाली बात है। फिर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, और सबसे अहम बदलावों में से एक था राज्य सूची के 5 विषय थे, उनको उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन। अच्छा, तो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का मतलब क्या हुआ? क्या फर्क पड़ा इससे? देखिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। हाँ। कॉन्करेंट लिस्ट पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून माना जाता है। तो मतलब इन 5 अहम सब्जेक्ट्स पर केंद्र का कंट्रोल बढ़ गया। बिल्कुल। इससे सेंटर स्टेट रिलेशन का जो बैलेंस था वो सेंटर की तरफ झुक गया, और ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। और 42वें संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल भी तो 6 साल कर दिया था। हाँ, वो भी किया था। जिसे बाद में फिर बदला गया। और शायद इन्हीं सब बदलावों को ठीक करने के लिए 44वां संशोधन 1978 आया, जब सरकार बदली, मोरारजी देसाई सरकार। हाँ, बिल्कुल। इमरजेंसी के अनुभवों को देखते हुए 44वें संशोधन ने 42वें के कई प्रावधानों को पलटा। सबसे बड़ा बदलाव तो था संपत्ति के अधिकार को लेकर। राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, उसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 से हटाकर सिर्फ एक लीगल राइट आर्टिकल 300A बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ आम आदमी के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अब कानून बनाकर उचित प्रक्रिया अपनाकर जनहित के लिए संपत्ति ले सकती है, और इसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इमरजेंसी वाले प्रावधानों में भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, बहुत जरूरी बदलाव। नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो आधार था, आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। और साथ ही ये जरूरी कर दिया कि इमरजेंसी तभी लगेगी जब कैबिनेट राष्ट्रपति को लिखित में सलाह दे, रिटन एडवाइस। अच्छा, लिखित में। हाँ। और मजे की बात यह है कि कैबिनेट शब्द का जिक्र संविधान में पहली बार इसी संशोधन से आया। अरे वाह, ये तो नहीं पता था। और लोकसभा का कार्यकाल? हाँ, वो वापस 5 साल कर दिया गया। इसके बाद कुछ ऐसे संशोधन आए जिन्होंने लोकतंत्र को और गहरा किया, जैसे 73वां और 74वां संशोधन 1992, पंचायती राज और नगर पालिका। ये कितने अहम साबित हुए? ये बहुत ही बड़े कदम थे। इन्होंने स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 विषय और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय जोड़ी गईं। इनमें बताया गया कि उनके क्या काम होंगे, क्या शक्तियां होंगी। मकसद था पावर को नीचे तक ले जाना, डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल, जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को पहुंचाना। हालांकि ये जमीन पर कितना सफल हुआ है, इस पर बहस होती है। हाँ, वो तो है। कई जगह फंड्स और पावर्स की कमी रहती है। बिल्कुल, लेकिन संवैधानिक दर्जे ने उन्हें एक पहचान और एक मजबूती जरूर दी है। शिक्षा के अधिकार वाला 86वां संशोधन 2002 भी एक मील का पत्थर ही है। निश्चित रूप से। इसने 6 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने वाला कदम था। और इसी के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। हाल के सालों में भी कई जरूरी संशोधन हुए हैं, जैसे 101वां संशोधन GST। इसका क्या असर देखते हैं आप? 101वां संशोधन 2016 जिसने GST लागू किया, वो तो आजादी के बाद भारतीय टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव था। वन नेशन वन टैक्स। हाँ, वही लक्ष्य यही था। इसने कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करके एक टैक्स ला दिया। मकसद था व्यापार आसान करना, टैक्स चोरी रोकना। इसके लिए GST काउंसिल बनी, आर्टिकल 279A।
जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हैं। हाँ, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है। हालांकि इसके लागू होने और इसके असर पर अभी भी चर्चा होती रहती है। और 103वां संशोधन 2019 जिसने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, EWS कोटा, ये भी काफी चर्चा में रहा। हाँ, इसने पहली बार आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से हटाकर आर्थिक पिछड़ेपन को भी बनाया। मतलब जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10%। जी, आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। लेकिन ये बहस अभी भी चल रही है कि क्या आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए और क्या ये संविधान के मूल ढांचे के हिसाब से ठीक है। और सबसे नया 106वां संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। विमेन्स रिजर्वेशन बिल। जी, इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक पेच है। वो क्या? ये लागू कब होगा, ये निर्भर करता है अगली जनगणना पर और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर। डिलिमिटेशन मतलब चुनाव क्षेत्रों का फिर से निर्धारण। हाँ, जनगणना 2021 में होनी थी जो अभी तक हुई नहीं है, तो इसके लागू होने में अभी टाइम लग सकता है। अच्छा, एक और संशोधन था जो काफी चर्चा में रहा पर लागू नहीं हो पाया, 99वां संशोधन NJSC वाला। वो क्या था और रद्द क्यों हो गया? हाँ, 99वां संशोधन 2014 ये जजों की नियुक्ति की जो अभी कोलेजियम प्रणाली है उसे बदलकर एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJSC बनाना चाहता था। इसमें कौन कौन होता? इसमें न्यायपालिका के लोगों के साथ साथ कार्यपालिका से कानून मंत्री और कुछ बाहरी सदस्य भी होते। सरकार का तर्क था कि इससे अपॉइंटमेंट प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हाँ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि संविधान का मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन करता है। और ये इकलौता संशोधन है जिसे कोर्ट ने पूरी तरह रद्द किया है। जी हाँ, ये इकलौता है। ये फिर से वही संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन वाले मुद्दे को सामने लाता है। तो हमने ये पूरी यात्रा देखी कुछ सबसे अहम संशोधनों की, कैसे भूमि सुधार से शुरू होकर राज्यों का बनना, संसद न्यायपालिका की खींचतान, इमरजेंसी के सबक, फिर लोकल गवर्नेंस, शिक्षा, टैक्स सुधार, आरक्षण और अब महिला प्रतिनिधित्व तक। संविधान लगातार बदलता रहा है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि भारतीय संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बहती नदी जैसा है। ये संशोधन दिखाते हैं कि कैसे इसने समय के साथ समाज की जरूरतों को, राजनीतिक हवाओं को और अदालती समझ को सबको अपने अंदर समेटा है। कभी संसद ने रास्ता दिखाया, कभी न्यायपालिका ने। हाँ, आरक्षण की नीतियां बदली, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बदला, मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ा। ये सब इसी जिंदा दस्तावेज की निशानियां हैं। अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये संविधान की वो खूबी दिखाता है जिसके कारण ये इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है। कौन सी खूबी? इसके अनुकूलनशीलता, इसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये लगातार संवाद करता है, बदलता है और खुद को प्रासंगिक बनाए रखता है, रेलेवेंट रखता है। बिल्कुल। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए कोई सवाल या कोई ऐसा विचार जिस पर वो सोच सकें? हाँ, देखिए, जो हाल के संशोधन हुए हैं, खासकर आरक्षण से जुड़े, चाहे वो EWS हो या राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का अधिकार वापस मिलना हो, या फिर 156वां संशोधन विमेन्स रिजर्वेशन वाला, जिसका लागू होना डिलिमिटेशन पर टिका है, और साथ ही केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दे जैसे GST काउंसिल या कॉन्करेंट लिस्ट के विषय, इन सबको देखते हुए एक सवाल मन में आता है क्या? कि भारतीय संविधान का अगला अध्याय कैसा हो सकता है? क्या ये जो ट्रेंड्स हैं, ये आने वाले वक्त में संघवाद यानी फेडरलिज्म, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन की हमारी समझ को और बदलेंगे? ये सोचने वाली बात है।